हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो आप जम करके पढ़ रहे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल ही पास में है। कल ही है शायद आपका, हाँ कल ही आपका एग्ज़ाम है। आज सैटरडे है तो कल ही आपका एग्ज़ाम है। तो आप जम करके पढ़ रहे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूरा सब कुछ आपका कोर्स फिनिश हो गया होगा, नो प्रॉब्लम। क्लियर? एक बार केवल क्या करिए, सब कुछ पूरा विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ एक बार सब सरसरी निगाह से पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायो एक बार देख लीजिए। और शाम के टाइम में मेरा एक आपको बेस्ट ऑफ लक तो हमेशा रहता है, हर वीडियो में मेरा बेस्ट ऑफ लक आपको रहता है। लेकिन कल चूँकि एग्जाम है तो उसके लिए स्पेशल 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 पूरा बेस्ट ऑफ लक आपको। क्लियर? अवश्य सफलता मिलेगी, आपका सिलेक्शन होने जा रहा है, पूर्ण विश्वास रखिए। क्लियर? तो शाम को हमारा एक 5 मिनट का वीडियो आएगा, मोटिवेशनल वीडियो मैं एक दूंगा, तो अभी इस लेक्चर के बाद में। लेकिन अभी हम लोग जो इसके पहले वाला जस्ट वीडियो था, तो वहाँ पर कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे थे, तो कुछ पार्ट उसका रह गया है। तो आइए मैं उसको पहले पूरा कर लूँ और फिर अभी मैं मिलता हूँ आपसे इसके बाद। तो फिलहाल अभी यहाँ पर हम लोग अभी जो बचा हुआ पोर्शन है, आइए पहले हम लोग उसको फिनिश कर लेते हैं। तो P100 फिजिक्स मैथ्स टीपी सर, चलिए आ जाइए। चलिए, तो आप सभी लोग भावी डॉक्टर हैं ना, जस्ट आप डॉक्टर होने जा रहे हैं। तो चलिए आ जाइए। तो बचे हुए क्वेश्चंस को एक बार फिर से देख रहे हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन था हम लोगों का, जो भी नंबर था, नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन पर देख जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोगों का कि यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ये डायग्राम NCERT बुक का आपका डायग्राम है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि यह एक वायर है, यह एक वायर है और इस वायर में यह इसका वायर का अंदर यह डिस्टेंस लिया है A और इसको लिया है डिस्टेंस R, इसको लिया है डिस्टेंस R। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए, यानी कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जो रेडियस का है वो ये है वायर का। क्लियर? कैरिंग स्टडी करंट I, और इसमें करंट बह रही है, इस वायर में करंट बह रही है I। इच यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड across द क्रॉस सेक्शन ऑफ द देखिए, तो यह इसमें करंट I बह रही है और ये I करंट पूरे में हो करके बहती है, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ना। करंट इस वायर में यूनिफॉर्मली बह रही है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसमें कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड इन R इक्वल टू A एंड R इक्वल टू, देखिए तो कह रहा है कि R लेस देन A और R ग्रेटर देन A में मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड बताना है, यानी कि यह डिस्टेंस दे रहा है R मीन्स बाहर जब इससे आप निकलते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की आपको डायरेक्शन बताना, R लेस देन A और R ग्रेटर देन A। अब वहाँ पे 4 ऑप्शन होगा, वहाँ पे 4 ऑप्शन होगा। लेकिन अब यहाँ पर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि ये कितना होता है। और इसमें एक बार आप पूछ चुका है नीट में, यहाँ पर वो उसका ग्राफ पूछा है ना, तो B R के साथ कैसे वेरी करता है। तो पहले आ जाइए, देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड इसका, या जो ये कंडक्टिंग वायर है ना, ये जो क्रॉस सेक्शन है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो पहले B की वैल्यू प्रूफ करने का टाइम नहीं है, तो पहले B का मान नोट कर लीजिए, आप पहले याद करिए। और कॉपी में आपको ऑलरेडी मैं प्रूफ करवाया हूँ, कॉपी में प्रूफ है, लेकिन एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो B बराबर कितना है, म्यू नॉट, मैं क्लास में इसे प्रूफ किया था, म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई A स्क्वायर, I बाई A स्क्वायर इंटू R। यस, दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब जा देखिए, तो इनसाइड के लिए देख रहेंगे, जब अंदर के लिए देखा जाए तो सब कुछ कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाई 2 पाई कांस्टेंट है ही, I कांस्टेंट है ही, A स्क्वायर भी कांस्टेंट ही है, R वेरी कर रहा है। तो देख रहे हैं कि फॉर पहला वाला पॉइंट ले लिया जाए तो नंबर वन क्या कि व्हेन R लेस देन 1, तो जब R लेस देन 1 है तो B प्रोपोर्शनल टू R हो रहा है, अब दूसरा पॉइंट ले लीजिए, व्हेन जब बाहर आप निकल रहे हैं R ग्रेटर देन A हो रहा है ना। तो देखिए R जब ग्रेटर देन A करेंगे तो यह A बराबर हमारा R स्क्वायर बन जाएगा,
एक आर से कट जाएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये इन्हीं दोनों के बेस पर, यानी कि मेन इक्वेशन आपका ए है, तो इन्हीं दोनों के बेस पर अब आप ग्राफ खींच दीजिए इसका। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफ इसका देखिए क्या आएगा, याद करिए। हाँ, बस एक बार रिवाइज कर लीजिए, कुछ भी ऐसा ना हो जो छूटे, एक बार रिवाइज कर लीजिए। दिस इज द ग्राफ। यहाँ क्या है, आर, ये क्या है, आर बराबर ए, ये क्या है, आर लेस देन ए, इधर क्या है, आर ग्रेटर देन ए। क्लियर। अब देखिए, ओके, तो आर बराबर ए कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर निकल जानी है, फिर आप छोड़ दिए, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर बी प्रोपोर्शनल टू 1/r, और ये क्या है, बी प्रोपोर्शनल टू आर। ओके, अंडरलाइन करिए, फास्ट नोट करिए, जल्दी जल्दी रफ वर्क करिए, बस याद करिए, इसमें लिख करके रखने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, तो रफ वर्क प्रैक्टिस करिए, तुरंत याद करिए, फिर बाद में पढ़ेंगे, नोट बनाना है, ऐसा कुछ नहीं, तुरंत, क्योंकि वीडियो तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, वीडियो तो कहीं जाना नहीं है। ठीक है, वीडियो तो रहेगा रहेगा, तो इसमें काम है केवल रफ लीजिए, और रफ पर जो मैं भी बोल रहा हूँ बस आप प्रैक्टिस करते जाइए, साथ में उसका प्रैक्टिस करते जाइए केवल। हो गया। आइए अगला पॉइंट, नेक्स्ट। चलिए, हाँ अगला पॉइंट है, हाँ नेक्स्ट, बी डॉट डी एल, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रूल, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। एक कौन सा लॉ है, जल्दी बोलिए, नेम द लॉ ऑफ दिस। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिया रहेगा, फैराडे लॉ, लेंज लॉ, बायस लॉ, एम्पियर्स लॉ। जल्दी बोलिए कौन सा लॉ है यह, कौन सा लॉ है यह, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ। ओके, क्या कहता है एम्पियर्स लॉ, कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई में सिग्मा रहे या ना रहे, यानी कि कौन सा क्या है, या आई की यहाँ पर क्या शो करता है, टोटल करेंट, क्या शो करेगा वह, टोटल करेंट। इसको कौन सा लॉ बोलते हैं, एम्पियर्स लॉ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, हाँ जल्दी से डायग्राम खींचिए। हाँ, इसका डायग्राम जल्दी से खींचिए, खींच दिया। चलिए यहाँ पर कोई पॉइंट लीजिए, या यहाँ पर ले लीजिए पॉइंट, यहाँ पे ले लीजिए पॉइंट, एक्सिस में ले लिया। चलिए यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, मिला दिया। हाँ, अब बोलिए क्या था, यह एंगल क्या होता है और ये एंगल क्या होता है, और ये क्या है, यह यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स, क्या है यह, सोलिनॉइड, क्या है, सोलिनॉइड। ओके, इस एंगल को कितना मानते हैं, θ2, इस एंगल को कितना मानते हैं, θ1। चलिए बोलिए, अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की मान कितना होगा, बी की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लेकिन मेन फार्मूला इसका पता होना चाहिए, सोलिनॉइड का क्या होता है। चलिए, तो बी बराबर कितना होगा, बी की वैल्यू नोट करिए जल्दी, बी बराबर म्यू नॉट बाई टू एन आई अपॉन आर, ब्रैकेट के अंदर cos θ1 माइनस cos θ2, अंडरलाइन दिस। हो गया। अब जैसा देखिएगा, तो यदि मैं इसे कह दूं, ये किसके लिए फार्मूला है, फॉर सॉल्ट सोलिनॉइड। यदि मैं कह दूं कि यह इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, तो फॉर इनफाइनाइट लेंथ क्या बन जाएगा, देखो जब इनफाइनाइट कर दोगे तो यह इनफाइनाइट पर देखो, जैसे लंबाई सी बढ़ रही है तो देख रहे हो अब यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, जा करके 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर इनफाइनाइट लेंथ कर दो, या लॉन्ग सोलिनॉइड कर दोगे
तो θ1 का मान 0 हो जाना है और θ2 की वैल्यू आनी है 180 डिग्री आनी है। क्यों? क्योंकि देखो जब ये यह इनफाइनाइट होगा, यह इनफाइनाइट होगा तो यह एंगल यहाँ से मेजर कर रहे हो ना, तो जब ये इनफाइनाइट होगा तो 180 बन जाएगा। तो जब ये θ2 180 बनेगा तो ये 0 बन जाएगा। आगे बोलो क्या आ जाएगा? b की वैल्यू कितनी आती है? μ0/2 ni अपान और क्या है अपान r। ठीक, हाँ हो गया भाई। ni r इसमें नहीं आता ना फार्मूले में, हाँ r नहीं आएगा, ni ही केवल रहेगा बस, r नहीं आएगा। तो μ0 ni याद करना भाई, देख लेना सब कॉपी में पहले से ही। तो μ0/2 ni हो गया। अब फिर क्या हो गया इसे बाद में cos θ1 cos θ2 करोगे, तो cos θ1 cos θ2 करोगे जब, ध्यान देना, तो यहाँ पर ये cos θ1 है ना, तो cos θ1 कितना हो गया? cos θ1 हो गया है 0 यानी कि 1 हो गया, और cos θ2 180 है, 180 है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस मिल करके क्या हो गया? प्लस हो जाना है। या ये 2 से 2 क्या हो जाए? 2 आ जाए, 2 से 2 कैसे हो गया? तो यही आ जाता है कितना? μ0 ni, जहाँ पर n क्या है? स्मॉल n क्या है? n अपान l। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। l क्या है? पूरी लंबाई। तो स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ओके हो गया। हाँ सब कॉपी में सब रिवाइज कर लो, सब कॉपी में है भी, लेकिन भाई याद दिला रहा हूँ सब कुछ, एक बार याद करते जाइए। b बराबर μ0 ni किसके लिए है? इनफाइनाइट के लिए होता है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर कह दिया हमें इस बिंदु पर बताइए, तो क्या करना? बस एंगल देख लेना। एक एंगल कितना हो जाना है? एक एंगल कितना हो जाना है? जब यहाँ कर दूंगा तो एक एंगल कितना हो जाएगा? 90 बन जाएगा। ये एंगल देखो, इसे लेके जाओ इधर, 90 बन जाएगा। यह एंगल कहाँ पर पूछ रहा है? इस पर कोई बेस्ट क्वेश्चन आता है तो इस फार्मूले को यूज़ करिएगा। ठीक, क्या पढ़ रहे हैं? P100 फिजिक्स। ओके आ जाओ और आगे। हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सीरीज है, तो उसमें कुछ पार्ट आप इससे पहले देख चुके हो, बचे हुए क्वेश्चंस को मैं फिर ले रहा हूँ। आ जाओ देखो अगला पॉइंट नेक्स्ट। हाँ इन मूविंग कॉइल गैलोमीटर करंट सेंसिटिविटी CS बराबर क्या होता है? बस जल्दी बोलिए। CS करंट सेंसिटिविटी बराबर क्या होती है? जैसे मान लो कि आपको डिग्री दिया गया है और करंट दिया गया है, मान लो 30 डिग्री का डिफ्लेक्शन बता रहा हो, करंट है 5 एम्पियर, तो करंट सेंसिटिविटी का मान क्या होगा? जल्दी बोलिए। करंट सेंसिटिविटी क्या करोगे? θ/i। अब मान लो 5 एम्पियर की करंट है, 30 डिग्री का डिफ्लेक्शन है, तो 30/i 5 30/5 मीन्स 6 डिग्री पर एम्पियर, 6 डिग्री पर एम्पियर। तो क्या हो गया? वह करंट सेंसिटिविटी हो गई। अब यह करंट सेंसिटिविटी का मतलब देख रहे हैं ना, आई का कम से कम मान, यानी कि थीटा का मान करंट सेंसिटिविटी के लिए क्या होना चाहिए? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज़्यादा होना चाहिए और करंट कम होनी चाहिए। तो कम से कम करंट पर वह गैल्वेनोमीटर जो कम से कम करंट बहे और ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करता हो, उसे कहते हैं कि यह ज़्यादा इफ़िशियंट है, यानी कि इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, तो वह मोर सेंसिटिव है। और सेंसिटिविटी बराबर फार्मूले में क्या आया था? प्रूव किया गया है, कॉपी में सब कुछ तुम्हारे है, NBA/C। NBA/C। तो एक साल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर नीट में पूछा गया कि किसी भी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाओगे क्या घटाओगे? तो किसी भी गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए CS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, और CS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/C, है कि नहीं? देखो ये ऐसा मतलब ये हुआ कि यदि नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, यानी कि फेरों की संख्या आर्मेचर कॉइल पर ज़्यादा होगी, तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। मैग्नेटिक फील्ड जितना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि उतना ही अच्छा गैल्वेनोमीटर होगा। आर्मेचर कॉइल का क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ही ज़्यादा होगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, जितना ही ज़्यादा होगा तो सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब C क्या है? C है टॉर्सन कांस्टेंट। क्या है? C क्या बोलते हैं? टॉर्सन कांस्टेंट। यानी कि आर्मेचर कॉइल जो फास्फर ब्रांच होता है ना, फास्फर ब्रांच बहुत पतला हेयर के जैसे पतले वायर होता है,
जिसे आर्मेचर कॉइल हैंग करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका टॉर्सन कांस्टेंट, तो टॉर्सन कांस्टेंट क्या होना चाहिए, तो मीन्स की टार्क रिक्वायर्ड पर यूनिट ट्विस्ट, तो कहते हैं टॉर्सन कांस्टेंट। तो टॉर्सन कांस्टेंट है सी, तो सी के मान को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो सी की वैल्यू कम होगी तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। तो कहोगे कि सेंसिटिविटी टॉर्सन कांस्टेंट, यानी कि ऐसा यही रीजन होता है कि क्यों जो वायर है जिसे हैंग किया जाता है वह फास्फर ब्रॉन्ज चुनते हैं। तो फास्फर ब्रॉन्ज इसलिए चुनते हैं कि पतला से पतला हेयर के जैसा पतला वह वायर बना सकते हैं उसका, और उसके पर यूनिट ट्विस्ट के लिए कम से कम टॉर्क की आवश्यकता होती है। तो टॉर्सन कांस्टेंट की वैल्यू उसकी सबसे कम होती है, इसलिए उसको हम चुनते हैं, इसलिए बाकी किसी मेटल को यूज नहीं करते हैं। किसका बना होता है, फास्फर ब्रॉन्ज। हो गया, चलो नेक्स्ट। हाँ, अब अगला पॉइंट जल्दी से नोट करो। हाँ चलो भाई जल्दी से बताओ। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए मटेरियल की क्वालिटी क्या होना चाहिए, जल्दी से बोलो। कोर्सिविटी, रेटेंटिविटी और परमेबिलिटी, लिखो जल्दी। परमानेंट मैग्नेट की बात हो रही है। परमानेंट मैग्नेट जिस का बनाओगे उसका परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो लिखो जल्दी। फॉर परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या होना चाहिए, नंबर 1, देखो नंबर 1 पे क्या होना चाहिए, हाई रिटेंटिविटी। एक चीज़ याद कर लो भाई, हाई रिटेंटिविटी। नंबर 2 पे करो, हाई कोर्सिविटी। लिख दिया, चलो नंबर 3 पे करो, और क्या रहेगा, हाई परमेबिलिटी, और कुछ नो। चलो तो अब यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, ऐसे ऑप्शन जब बनेगा तो ऑप्शन बना हुआ है, जहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है तो ऑप्शन जहाँ पर बनेगा वहाँ पर ऐसे लिखा रहेगा कि हाई कोर्सिविटी, लो रिटेंटिविटी और हाई परमेबिलिटी। पहला ऑप्शन हो जाएगा मान लो। दूसरा हो गया तीनों लो, हाँ, लो कोर्सिविटी, लो रिटेंटिविटी और लो मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मान लो ऐसा हो गया ना। तो इसी में किसी को हाई किसी को लो करके बना दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना कि दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या है करेक्ट आंसर, यानी कि क्या होना चाहिए, तो उस पर निशान मारोगे कि जिसमें हाई, याद करो ऐसे करो, याद करो परमानेंट मैग्नेट, चलो याद करो परमानेंट मैग्नेट हाई हाई हाई, परमानेंट मैग्नेट हाई हाई हाई। ओके, तो सब कुछ हाई होना चाहिए परमानेंट के लिए, सब कुछ हाई होना चाहिए। देखो हाई रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिविटी, हाई परमेबिलिटी। ओके, डोंट बी कन्फ्यूज, कहीं कन्फ्यूजन में मत जाना ना, का ये एनसीईआरटी का डाटा है, कहीं पर भी कन्फ्यूजन में मत जाना। परमानेंट मैग्नेट के लिए ये होना चाहिए हाई परमेबिलिटी, हाई कोर्सिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी। क्लियर, चलो नेक्स्ट। हो गया, नोट कर लिया, याद करो परमानेंट मैग्नेट हाई हाई हाई, सब कुछ हाई होना चाहिए। हाँ आ जाओ नेक्स्ट। यहाँ पर अगला पॉइंट देखो, यहाँ पर यह एक फ्रेम है, आयरन का बना हुआ एक फ्रेम है, ठीक। और देखो यहाँ पे आयरन का बना हुआ फ्रेम है और इस पर एक रॉड रखा हुआ है, इस तरह से एक रॉड रखा हुआ है ना। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, यह फ्रेम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है यह फ्रेम। ओके, चलो अब जा देखना भाई, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, सपोज करो B है, इसको V कांस्टेंट वेलोसिटी से खींचना है। इस रॉड को, जिसकी लंबाई अंदर लंबाई जिसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक L है, तो इसको V वेलोसिटी से इस रॉड को खींचना है। और इस रॉड का रेजिस्टेंस ऑफ रॉड बोला गया है, R दिया हुआ है, ठीक है।
चलो अब जल्दी से बोलो कि जब वी मैग्नेटिक फील्ड है, वी वेलोसिटी से खींच रहे हो, एल इसकी लंबाई है। नंबर 1 बोल दो, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ, नो प्रॉब्लम, इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर ई बराबर कितना होगा? बी वी एल प्रोड्यूस होगा। चलो अब जल्दी से बोल दो करंट की, इंड्यूस्ड करंट कितनी होगी? लिखो जल्दी, इंड्यूस्ड करंट कितनी आती है? आंसर क्या आता है? अरे कुछ नहीं, आई बराबर क्या करोगे? बी वी एल अपॉन आर होती है। चलो भाई, रिक्वायर्ड फोर्स कितना होगा खींचने के लिए? रिक्वायर्ड फोर्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी? तो रिक्वायर्ड फोर्स खींचने के लिए, चलो रेजिस्टेंस लिख दिया ना, आ जाओ, रेजिस्टेंस का आर है, लिख दो वहीं पर। हाँ, रिक्वायर्ड फोर्स बोलो जल्दी से, कितना होगा? याद रखना, रिक्वायर्ड फोर्स जो आता है वह बी स्क्वायर, हाँ बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी होता है, याद रखना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वी होता है। देखो भाई, इंटू वी होता है, याद करो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी, और अपान क्या रहता है? रेजिस्टेंस आर। हो गया, एफ बराबर आई एल बी ना, एफ बराबर क्या होता है? आई एल बी। तो अब देखो ये आया है कहाँ से, यदि चाहते हो निकालना, प्रूफ करना, तो कर दो। देखो एफ बराबर कितना होता है? आई एल बी होता है ना, तो एफ बराबर बोलो भाई, आई का मान रखो, बी वी एल बाई आर, आई हो गया, इंटू एल इंटू बी। तो अब देखो कौन कौन सा स्क्वायर बनेगा? एल में एल स्क्वायर हुआ, और बी से बी स्क्वायर हुआ, आया कितना जी? आया ना, आया यही ना, तो बराबर बोलो क्या हुआ? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, दैट इज आंसर। तो ये क्या हुआ? ये हो गया फोर्स हो गया। अब आ जाओ, अब बताओ पावर बराबर क्या होता है जी? अब पावर अपने लिखो, हाँ लिखो, इसका पावर लिखो, पावर बराबर सब आंसर लिखिए जल्दी फटाफट, पावर की वैल्यू लिखिए, लिख दिया? कौन नहीं लिखा? डॉक्टर सबको बनना है ना, कोई एक ऐसा जो न बनना चाहता हो? सबको बनना है। साल भाई इतनी इसे बनने के लिए तो इतनी मेहनत किए हो, बोलो भाई, है कोई 1 साल से कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है, मेहनत कर रहे हो ना, कितना बड़ा काम कर रहे हो, कितना बड़ा काम करने जा रहे हो। अभी हमारा एक 5 मिनट का वीडियो आएगा, शाम को मैं भेजूँगा, सबको व्हाट्सअप भी करूँगा, और यूट्यूब पर तो चैनल पर तो रहेगा ही रहेगा, क्लियर? तो जरूर सुनिएगा अभी, हाँ जरूर सुनिएगा। जो, हाँ आप जोश से भरे हुए हैं, मुझे पता है, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन मेरा काम क्या है? और जोश से भर देना उसको। चलो आ जाओ, हो गया जी? हाँ पावर लिखे कि नहीं अभी? चलो भाई, पावर बराबर क्या होता है? अरे यार फार्मूला लगा दो, एफ डॉट वी होता है, और क्या। तो एफ की वैल्यू तो दिया हुआ है ना, एफ की वैल्यू तो निकाल चुके हो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी, एक बी से और मल्टीप्लाई हो जाना है, तो आगे कितना गया? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, दैट इज द पावर। नोट करो जल्दी जल्दी, नोट करो सब फार्मूला, कुछ भी ऐसा ना रहे जो ना जानते हो। एक बार सब रिवाइज करो जल्दी जल्दी, 1 घंटे के अंदर पूरा सब कुछ रिवाइज करो। हो गया? आगे बढ़े, चलो। हो गया? नोट कर लिए ना इसको? हाँ फिर से देखो एक बार, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना, इंड्यूस्ड करंट कितनी, रिक्वायर्ड फोर्स कैसे आया है, देखो प्रूफ है नीचे। हो गया? रिक्वायर्ड प्रूफ हो गया, और सिर्फ प्रूफ हो गया इसका कौन सा? फोर्स का। अब फिर देखो पावर कितना जरूरत पड़ रही है, पावर कितना पड़ी जरूरत है देखो, या पावर की जरूरत कितनी पड़ेगी देखो कितना आ रहा है। हो गया? चलो हाँ, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो बहुत फन है, बहुत गजब का सब बना हुआ है एपिसोड, बहुत गजब एपिसोड है सब कुछ। इधर जो लगातार अभी पीछे के 3 वीडियो, इस वीडियो के जस्ट पहले जहाँ पर गेस्ट लिखा हुआ है उसको जरूर देख लेना, अच्छी तरह से एक बार देख लो सब कुछ, जहाँ पर गेस्ट लिखा है वीडियो पर। चलो आ जाओ, ये सपोज करो कि एक क्यूबिकल रेजिस्टेंस से बना हुआ एक क्यूब है, रेजिस्टेंस से बना हुआ यह एक क्यूब है, कुछ नाम दिया हुआ है, नाम दिया है ए बी सी डी ई एफ जी
एच नाम दिया है। जितने भी साइड हैं सभी में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सब में रेजिस्टेंस है। जितने भी साइड हैं सब में रेजिस्टेंस लगा दो, लगा दिया। जितने भी साइड देख रहे हो सब में रेजिस्टेंस है। हो गया, बना दो जल्दी जल्दी। सभी में रेजिस्टेंस है, सब में बन गया। आओ, सब में रेजिस्टेंस है। और कह रहा है कि ईच रेजिस्टेंस इक्वल टू स्मॉल आर, यानी कि सभी रेजिस्टेंस कितने हैं, सब रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, सब स्मॉल आर है, सभी रेजिस्टेंस। समझा? हाँ, सभी में एक सिंगल रेजिस्टेंस है, सभी में लगे हुए एक रेजिस्टेंस सभी में लगा हुआ है, सब में सिंगल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब यहाँ से तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो, अब कह रहा है क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस बिटवीन, चलो लिखो, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस बिटवीन नंबर वन डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ ए क्यूब। दूसरा, हाँ यहाँ पे लिख दो, हाँ दूसरा वन साइड ऑफ क्यूब, वन साइड ऑफ क्यूब। जल्दी लिखते जाओ, वैल्यू लिखते जाओ, हम बोल रहे हैं वैल्यू लिखते जाओ सब। हाँ लिखते जाओ मेरे साथ। along one face of cube, along one face, along diagonal of cube, along ऐसे है, सुनो फिर से, along diagonal of one face of cube। समझ गए? चलो, अब सब कुछ पढ़े हो एग्जाम में या क्लास में, सब कुछ मैं बता चुका हूँ पहले तुमको, ये सब नोट करवाया है, कॉपी में सब कुछ है। जल्दी लिखो, मारो आंसर इसका। हाँ लिखो यहाँ पे जल्दी। रेशियो बताना है तो पहले का रेशियो, दूसरे का रेशियो, तीसरे का, देखो कितना आंसर आ रहा। पहले का रेशियो, दूसरे का रेशियो, तीसरे का आंसर बोलो जल्दी। लिख दिया? चलो, अब डायगोनल है, क्रॉस द डायगोनल, जल्दी बोलो आंसर। पहले वाले का आंसर पहले याद होना चाहिए। ये सब निकालोगे क्या वहाँ बैठ कर? निकालेंगे, प्रूव करोगे वहाँ पर? प्रूव करने का टाइम है? हैं? प्रूव करोगे? कर पाओगे प्रूफ? नहीं, प्रूव करने का टाइम बिल्कुल नहीं। हाँ तो जल्दी लिखो, पहले वाले का आंसर लिखिए जल्दी। याद है कि नहीं? यदि याद है द बेस्ट, नहीं याद है तो क्यों नहीं हुआ याद अभी तक? जल्दी जल्दी बोलो। हाँ कितना लिख दूँ? 5/6 आर। चलो 2 नंबर बोलो, वन साइड ऑफ द क्यूब, ये है डायगोनल ऑफ द क्यूब। अब वन साइड ऑफ द क्यूब, वन साइड मीन्स जानते हो? वन साइड मीन्स देखो, अभी हमें अलग से लिख देता हूँ। देखो ये डायगोनल ऑफ द क्यूब का मतलब क्या होगा? डायगोनल ऑफ द क्यूब मतलब देखो, ये पॉइंट देख रहे हो सामने, फ्रंट पेज दिख रहा है आपको, इसका लास्ट पॉइंट किधर दिख रहा है? सामने उधर दिख रहा है ना, डायगोनल ऑफ क्यूब। इतना तो समझ में आ रहा है। एक देखो, एक कॉर्नर जमीन पर, ग्राउंड पर, और जस्ट उसके जस्ट ऊपर वाला, सीधा ऊपर वाला सेंटर से होती हुई लाइन जाए ऊपर, यानी कि एक रहे ग्राउंड। जैसे मान लो जिस रूम में बैठे हो, जिस रूम में आप हैं, तो एक कॉर्नर ले लो, कोई उसका ले लो, कॉर्नर ले लिया, और ठीक उसके सामने कॉर्नर देखो, ऊपर वाला सामने देखो, तिरछा पिरवा स्ट्रेट, देख लिया? हाँ, उसे बोलते हैं डायगोनल ऑफ द क्यूब। बात समझा जी? उसे डायगोनल ऑफ द क्यूब बोलते हैं। तो डायगोनल ऑफ द क्यूब जब देखोगे, यानी कि यहाँ पर यदि नाम दिया जाए तो कौन सा बन रहा है? यदि देखो ये सामने तुमको फ्रंट फेस दिखाई पड़ रहा है, देखो ये देख रहे हो ना, ये वाला ये फ्रंट फेस है। तो जब ये दिमाग में रखोगे तो ये नहीं हुआ, ये किसका हो गया? ये तो एक फेस का हो गया। अब डायगोनल ए और एच, तो अब लिखो वहाँ पर RAH बराबर कितना होता है? तो वैल्यू याद होनी चाहिए। एक प्रूव करेगा, फिक्स रिजल्ट है ना, तो जो रिजल्ट फिक्स होते हैं, जैसे क्यूब है तो उसे इतना होता है तो होता है तो होता है। अब जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है तो होता है, प्रूव करना है क्या? नहीं ना। तो RAH बराबर कितना हुआ?
5/6r। चलो अगला बोलो। अब नेक्स्ट है हम लोगों का वन साइड, कोई एक साइड ले लो। देखो यहाँ पर ए एफ ले सकते हो, ले लो। यहाँ पर देखो ए बी ले लीजिए या बी सी ले लीजिए या बी ई ले लीजिए, मतलब एक साइड उसका, एक साइड, वन साइड ना, वन साइड, वन एज, इसको बोलते हैं साइड, बोलते हैं एज बोलते, तो एज भी कह सकते हो। देखो यहाँ पर वन साइड, साइड मीन्स एज लिख देना यहाँ पर ना, वन एज, तो वन एज। तो देखो अब कोई भी ले लीजिए, देखिए ए एफ ले लिया मान लो, या नहीं तो ए बी ले लिया, तो आर ए बी या आर ए एफ, ऐसे ही ना 12 साइड होंगी ना, 12 एज होंगे ना, तो बराबर इसका कितना होता है 7/12r, कितना होता है 7/12r। अब चलो एक फेस ले लेना, अब कोई भी एक फेस इसमें से ले लो तुम, यानी कि एक फेस का मतलब क्या हुआ, एक फेस का मतलब क्या हुआ, एक फेस, एक सतह क्यूब की, बॉक्स है ना, क्यूबिकल बॉक्स है, बक्सा है एक, तो कोई भी एक प्लेन ले लो, एक वन फेस, तो वन फेस देखो अब ये क्या हुआ, ये है क्या, ये है वन फेस, है ना। अब वन फेस है तो यहाँ से यहाँ मिला दिया जाए ये, तो क्या बनेगा, एक फेस का क्यूब बनाया, यानी कि बी एच, तो आर बी एच बराबर कितना होता है, जल्दी बोलिए यार, बी एच बराबर कितना होगा 3/4r, 3/4r होगा। अब ऐसे ही 4 ऑप्शन आपको दिया होगा वहाँ पर, ओके। अब इसी का रेशियो बताना था हम लोगों को। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला वाला था वो आर ए एच हो गया, जो दूसरा वाला था साइड बोला गया था, यानी कि एज बोला गया था, तो एज ए बी हो गया, ए और बी ले लिया। नब एलॉन्ग द डायगोनल ऑफ द वन फेस ऑफ द क्यूब, तो ये 3/4 हो गया, ये बी एच ले लिया, तो इन्हीं का रेशियो बताना था। तो आर ए एच रेशियो, आर ए एफ रेशियो, आर बी एच, अब ये बराबर कितना हुआ, इसकी वैल्यू कितनी आई, तो 5/6 रेशियो क्या 7/12 रेशियो 3/4 हो गया, वो दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। अब यह आंसर ऐसे भी दिया जा सकता है, या सीधे सीधे इस फार्म में नहीं रहेगा। तो यदि मान लो कि सभी में 12 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो मत पूछ रहा है ना, तो ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है। 12 से मल्टीप्लाई करोगे 6 × 12, 6 × 2 हो गया 12 हो गया, 2 आया 10 हो गया, 10 रेशियो। अब देखना ये 12 है, 12 सीधे कट गया, तो 12 रेशियो 7। अब देखना यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे देखो 4 है, 12 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आया 9, मीन्स कि अब आपको ऑप्शन में इसमें क्या दिया हुआ था, यदि ऑप्शन में दिया होता तो वहाँ पर रहा होता ऑप्शन ना, कि ये पहला मान लो कि पहला ऑप्शन यही हो गया, दूसरा ऑप्शन क्या था 7 10 9, तीसरा ऑप्शन था 9 7 10, चौथा ऑप्शन क्या था कि 3 2 5, ऐसे ही कुछ भी। तो किस पर निशान मानना था, किस रेशियो पर, तो रेशियो है दिस इज द रेशियो। वेरी वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। 10/7/9, 10/7/9। एक बार फिर से चेक कर लो। चलो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रेशियो में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर जाए तो मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी में मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो मान लो 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 2 आया, 2 × 5 10 हो गया, ए कट जाएगा, साथ ही रहा, ये 12 है 3 9 हो जाएगा, तो 10/7/9, दिस इज द आंसर। हो गया। तो क्या पढ़ रहे हो, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीट 2022 नीट के लिए हम लोग स्पेशल क्वेश्चन देख रहे हैं। P100 फिजिक्स, द बेस्ट फिजिक्स चैनल ऑफ द इंडिया। ओके, हाँ हो गया। अब जा देखिएगा आके तुम्हारे एग्जाम में, जानते हो अब देखो क्वेश्चंस लेने का कैसा बनाया जा रहा, कि ये जो बना रहा हूँ क्वेश्चंस मैं तुमको दे रहा हूँ, इसी में से 100% फंस जाने हैं। अब ये खुद ही जानते हो कि 3 क्वेश्चन है एग्जाम में, तो अकेले के लिए पूछा गया है। डायगोनल का या तो पूछ दिया है कभी, या तो कभी पूछ दिया किसका एज का पूछ दिया है कभी, या नहीं तो वन फेस का कभी पूछ दिया। यहाँ तो ज़बरदस्त कम्बिनेशन करके तुमको दिया जा रहा है, बिल्कुल निचोड़ करके एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं। जम करके पढ़ दो ये बार फर्स्ट क्लास का। हाँ कुछ नहीं है, हो गया। चलो अगला पॉइंट, नेक्स्ट।
हाँ चलो, तो बहुत सारी क्वेश्चन हैं और खूब जम करके पढ़ो, जल्दी जल्दी रिवाइज करो। हाँ अब आ जाओ, चलो भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कहीं पर कि एंगुलर मोमेंटम, कहीं पर एंगुलर मोमेंटम बराबर दिया हुआ है, जानते हो क्या? अल्फा बीटा माइनस गामा अपॉन टाइम इनटू वेलोसिटी कह रहा है कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। जल्दी मारो इनसे। हाँ अब यहाँ टाइम नहीं है पूरा सब कुछ ऑप्शन 4 लिखने का, तो अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं, ऑप्शन देख के नहीं। हाँ क्या कहा जाता, अंगल मंगल बुद्धत्वार ये सब नहीं ना मारोगे। सॉल्व करना है बेटा, सॉल्व करना है, सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आंसर देखा जाता है, ना कि सॉल्व करने के बाद ऑप्शन देखा जाता है ना। हाँ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो देखते ही आप मारेंगे, मुझे मालूम है। ठीक है, तो अभी बताऊंगा कैसे पेपर करना है, लेकिन पहले अभी आ जाओ, जो काम सामने है मारो जल्दी आंसर। अल्फा बीटा गामा का डायमेंशन बोलो जल्दी, क्या है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा गामा? हाँ डायमेंशन निकालो जल्दी अल्फा बीटा गामा का। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा माइनस गामा अपॉन टाइम, और ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया गया है, ब्रैकेट के बाहर। हो गया? हाँ वहीं पर रोक दो, वीडियो को रोक करके निकालो, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो वीडियो को रोको, यह निकालना, डायमेंशन निकालना जरूरी है। छोटी छोटी बातों का देखो, डायमेंशन में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन याद कर लो, याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस, प्रेशर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है ना, प्लैंक कांस्टेंट, थर्मल कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, ये देखो इसका सबका डायमेंशन पता है कि नहीं पता है? ये विस्कोसिटी कोफिशिएंट, तो देखो इसका डायमेंशन पता है कि नहीं पता है ना। और कैपिटल जी मीन्स कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी, ये सब का डायमेंशन आपकी कॉपी में मैं नोट करवाया हूँ, आपको याद भी होगा। तो जल्दी जल्दी जो क्वांटिटी बोल रहे हैं लिखते जाओ मेरे साथ ही। हाँ लिखो जल्दी फटाफट, सब लिख डालो जल्दी जल्दी, जितना बोला हूँ सबका लिख डालो। रेजिस्टेंस ना, गैस कांस्टेंट, ये सबका देखो डायमेंशन मालूम है कि नहीं मालूम है, सबका लिखो जल्दी। लेटेंट हीट डायमेंशन लिखो जल्दी उसका। क्लियर हो गया? लिख लिया? सब लिखवाया हूँ कॉपी में तुम्हारे। हाँ यहाँ पर निकालो जल्दी, जब सब याद है तो ऐसा निकालो। आंसर क्या आ रहा है? ऐसा आ जाओ, देखो मैं कर रहा हूँ। जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो जानते हो एक्सपोनेंशियल का, मैं एक्सपोनेंट का, तो एक्सपोनेंशियल का डायमेंशन निकलवाया हूँ कॉपी में, तुमको याद होगा। अभी अभी जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में बताया हूँ एक्सपोनेंट का। क्लियर? तो वहाँ पर देख लेना उसको भी अच्छी तरह से। चलो वहाँ देखे हो, बताया भी हूँ, कॉपी में भी है। चलो अब यहाँ पे जल्दी बोलो तो क्या होगा, आ जाओ। देखो इधर दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड में क्या दिया है? एंगुलर मोमेंटम दिया है। तो देखो अब इधर एंगुलर मोमेंटम का कितना होता है? एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ? mvr एंगुलर मोमेंटम हुआ, हो गया। तो mvr एंगुलर मोमेंटम होता है। अब इधर देखो, अब यहाँ पे देख रहे हो कि देखो बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन। अब अल्फा बीटा है ना, माइनस गामा अपॉन टाइम है, टाइम t लिख दो है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी लगा हुआ है, यहाँ पे लगा है वेलोसिटी लगा है। अब देखो दो बातें तो बिल्कुल ही कन्फर्म है। वेलोसिटी जानते हो कि ब्रैकेट के बाहर है, तो चाहो तो वेलोसिटी से वेलोसिटी काट सकते हो ना, हाँ ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो दो करने का दो तरीका है, या तो वेलोसिटी को वेलोसिटी से कैंसिल कर दो, या मारा गया उसे सॉल्व कर दो ना। तो चलो ऐसे ही कर देते हैं, आ जाओ। अच्छा दूसरा तरीका भी सुन लो, क्या करोगे? वेलोसिटी v है, वेलोसिटी इसमें मल्टीप्लाई कर दो। अब एक बात तो कन्फर्म है कि वेलोसिटी का इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ और वेलोसिटी का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा ना। वेलोसिटी का यहाँ मल्टीप्लाई किया, वेलोसिटी का यहाँ मल्टीप्लाई होना, ब्रैकेट हटाओगे तो। अच्छा अब दो चीज़ें
दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में तभी जोड़ी जाती हैं जब उनके डायमेंशन बराबर होते हैं। हाँ, तो जब यहाँ पर तो इसका मतलब ये बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन दोनों बराबर होगा, तभी तो माइनस किया गया है। तो दो फिजिकल क्वांटिटी तभी जोड़ी या घटाई जाती हैं जब उनका डायमेंशन बराबर होता है। तो जब यह बराबर होगा दोनों, यह और यह, तभी जोड़ा घटाया गया है। क्लियर? तो इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो गया, वैसे ही हो गया, है कि नहीं? वेरी सिंपल। अब चलो भाई देखो, आगे बढ़ा जाए। आ जाओ। अब देखो, लेकिन अब जब शॉर्ट कट मारो, ब्रैकेट, अब चाहो तो खोल के कर सकते हो, ब्रैकेट हटा के कर दो, वेलोसिटी को अंदर ला दो, अदरवाइज डायरेक्ट वैसा मार दो। देखो अब दूसरा तरीका देखो, वेलोसिटी यहाँ भी है, वेलोसिटी यहाँ पर भी, दो साइड से वेलोसिटी कैंसिल हो रही है, हटा दो, जो बचा हो उसको ले लो। एम मास है, एम का डायमेंशन, मास का डायमेंशन एम हो गया, ये आर डिस्टेंस है यानी कि एल हो गया, बराबर क्या, अल्फा बीटा माइनस गामा अपान टी। शॉर्ट में इतना लिख सकते हो। इन दोनों का डायमेंशन आपस में बराबर होना ही है। अच्छा, अब अकेले देखो, चूंकि यह दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि अल्फा बीटा का डायमेंशन एम एल है। अल्फा और बीटा का डायमेंशन क्या है? अल्फा और बीटा का डायमेंशन एम एल है। ये दो संख्याओं का प्रोडक्ट है, ये भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट है। क्या शो कर रहा है? अल्फा का डायमेंशन m है, बीटा का डायमेंशन l है। तो देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ अल्फा इक्वल टू m डायमेंशन ना ऑफ क्या, ऑफ बीटा इक्वल टू l। वेरी फंटास्टिक। हो गया, हो गया। तो दो का निकल गया, अल्फा और बीटा का तो हो गया। अब चलो गामा का बोलो, अपने मन से बोलो। हाँ, गामा का डायमेंशन बोल दो अपने, निकालो जल्दी। गामा का निकला कि नहीं? गामा का डायमेंशन निकाल दो जल्दी। बस अभी अभी बताया हूँ कॉमन सेंस कि जब यह और यह दोनों बराबर हैं, इसका डायमेंशन और ये दोनों, ये दो फिजिकल क्वांटिटी गामा बाई टी बराबर इतना है, और इसका डायमेंशन निकाल चुके हो, तो देखो अल्फा बीटा बराबर गामा बाई टी हो गया। अब गामा का डायमेंशन चाहिए, तो गामा का डायमेंशन टी मल्टीप्लाई करो, तो अल्फा बीटा टी। अल्फा मीन्स एम, बीटा मीन्स एल, टी मीन्स टी। तो गामा का डायमेंशन कितना होगा? एम एल टी, एम एल टी। यानी कि आपको ऑप्शन में जो देखो, जब ऑप्शन बनाया हुआ है तो डिफरेंट तरह का ए बी सी डी 4 ऑप्शन बना हुआ, सब लिखा नहीं गया है, तो किस पे निशान मारना था? अल्फा बीटा गामा। निशान किसे मारना था? जिसमें यह वाला रहे, एम एल, एम कॉमा एल कॉमा, फिर क्या, एम एल टी। तो जिस ऑप्शन में ये था उसी पे निशान मारना था। ओके, क्या पढ़ रहे हो? P100 फिजिक्स। तो इस तो देखो, तो जो छोटे छोटे हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन, तो कुछ ऐसे छोटे छोटे हैं जो उन्हीं में से जनरली पूछता है, या नहीं तो क्या करेगा, दो का रेशियो दे देगा। जैसे भी लास्ट ईयर 2021 में पूछा था नीट में ना, शायद जी था उसमें, इनर्जी अपान जी था शायद, तो इनर्जी अपान जी या मैकेनिकल इक्विवेलेंट भी शायद दिया था क्या, ऐसे कुछ ना, तो उसका रेशियो करके डायमेंशन पूछ दिया था। क्लियर? तो अब जैसे मान लो कह दिया जाए कि ईटा अपान कैपिटल जी का डायमेंशन बताओ, तो क्या दिक्कत है? ईटा मीन्स विस्कोसिटी कोफिशिएंट, तो उसका डायमेंशन, और जी कर दिया उसका डायमेंशन, या गैसेस कांस्टेंट या किसी का रेशियो लगा दिया तो पूछ दे। तो ये सारी डायमेंशंस वगैरह देख लो, क्योंकि एक क्वेश्चन डायमेंशन से आ ही जाता है ना, तो देख लो। चलो आ जाओ और आगे। ये सब आसान पोर्शन है, सब देख डालो, सब बताया भी हूँ, फिर देख डालो ना, बोट वगैरह वाला प्रॉब्लम देख डालो, सब कुछ हो गया भाई। हाँ समझ लिया बिल्कुल। हाँ देख लो एक बार कैसे करोगे। अब ऐसे ही मान लो कोई भी क्वेश्चन आए, कंसेप्ट पे ध्यान दो, मैं कैसे कर रहा हूँ, कंसेप्ट पे ध्यान दो। हाँ चलो
और आगे अगला पॉइंट। हाँ, अब बताओ, तो मैं आपको कुछ बातें याद करवाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर के 10-12 वीडियो है ना, तो यदि सिस्टमेटिक सब पढ़े हुए तो मैं वहाँ पर बताया था कि क्या क्या याद कर लो यहाँ पे जल्दी जल्दी फटाफट। तो क्या याद कर डाले हो कि नहीं? सब कुछ देखो वहाँ पर, जल्दी देखो। चलो अब बोलो जल्दी। तो जेड जानते हो कि दो चीज़ें वेरिएबल होती हैं, जेड और एन जेड मीन्स एटॉमिक नंबर और एन मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, तो अब जैसा चलो भाई बताओ कि आर एन का मान बोलो जल्दी। तो रेडियस, nth ऑर्बिट का रेडियस बोलो कितना होगा? आर एन बराबर, जल्दी बोलिए, इन सब लिखो जल्दी। रेडियस पहला पॉइंट, रेडियस आर एन बराबर क्या है भाई? 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि जैसे एन बराबर 1 2 3 4 ना, किसका पूछ रहा है? रेडियस। तो किसी का भी रेडियस पूछेगा तो क्या करोगे? एन, मान लो दूसरे एन बराबर 2 का पूछ रहा है तो 2 का स्क्वायर कर देना। कौन सा है? हाइड्रोजन लाइक एटम ही होना है, जानते ही हो। बोर का नियम किस पर लागू होता है? हाइड्रोजन लाइक एटम पर। तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स वगैरह क्या होते हैं, पीछे वीडियो में सब कुछ पढ़े हुए हो। तो आर एन बराबर देखो, या मान लो 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर कर देना। मान लो थर्ड ऑर्बिट का पूछ रहा है तो 3 कर देना, 3 का स्क्वायर कर देना। 0.53 कांस्टेंट है, वैसे ही रहेगा। जेड परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है। तो हाइड्रोजन लाइक एटम यानी कि जैसे मान लो हीलियम है, तो हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हो, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। लेकिन हाइड्रोजन नहीं हुआ, हाइड्रोजन लाइक एटम हुआ, यानी कि जेड का मान हीलियम का 2 होता है। तो जब हीलियम के लिए पूछेगा, मान लो जैसे मान लो यहाँ पे कह दिया कि सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, फॉर एग्जाम्पल मान लो ले लिया कि सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, जल्दी ऐसा बोल दो, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम का आंसर निकालो जल्दी। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम कितना होगा? तो सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम R2, एन का मान 2 है, 0.53 इंटू एन बराबर 2 है ना, सेकेंड ऑर्बिट बोल रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर करो, कितना? एंगस्ट्रॉन अपॉन जेड। हीलियम का आप जेड रखोगे, हाइड्रोजन का नहीं। तो हीलियम का जेड रखोगे तो हीलियम का जेड कितना है? 2। लिथियम होता तो उसका कितना होता? 3। तो ये क्या है? हीलियम है तो 2। तो R2 बराबर कितना हुआ? 1 2 से पावर है, कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 गुणे 5 10 हो गया, 1 2 1.06 एंगस्ट्रॉन, दैट इज आंसर। क्लियर? मान लो कि थर्ड ऑर्बिट आप हीलियम कहता तो क्या करते? यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई 3 कर देते, 3 का स्क्वायर कर देते। ओके, मान लो लिथियम कहता तो क्या करते? लिथियम का जेड बराबर है ना, लिथियम, तो लिथियम का 3 होता है 7, तो 3 है ना, हाइड्रोजन लाइक एटम है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 निकल चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। लेकिन इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, तुमको परमाणु क्रमांक से मतलब है, एटॉमिक नंबर से मतलब है। जेड है यह, तो जेड है, जेड की वैल्यू कितना रखोगे? 3। जेड बराबर कितना है इसका? 3। ओके, तो हाइड्रोजन लाइक एटम। आओ, मीन्स किसी का रेडियस निकालना होगा तो क्या करोगे? चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, अब बताओ कि 2 नंबर पे आ जाओ। वेलोसिटी कैसे वेरी करती है? तो वेलोसिटी कैसे वेरी करती है, जल्दी बोलिए। तो यदि कह दिया जाए आपसे कि वेलोसिटी इन द सेकेंड ऑर्बिट इज सो मच, देन व्हाट विल द वेलोसिटी इन द फोर्थ ऑर्बिट, तो क्या करोगे? तो v प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? v प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n होता है, यानी सिंगल पावर z होता है, याद रखना, और सिंगल पावर n होता है। तो अब यदि पूछ रहा है कि v1 v2, तो v1 अपॉन v2, कोई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट कैंसिल हो जाना है, तो v1 अपॉन v2 बराबर क्या करोगे? z1 अपॉन z2 इंटू क्या? इंटू n2 अपॉन n1, दैट विल बी द आंसर। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन पूछेगा
कि क्या कर देगा, रेडियस नहीं आया तो वेलोसिटी आएगी। तो पूछेगा क्या, कहेगा कि इसमें वेलोसिटी इतनी है, तो बताओ कि इस ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी होगी। मान लो दूसरे में वेलोसिटी दिया हुआ, तीसरे में पूछ रहा है, या दूसरे में दिया है, चौथे में पूछ रहा है, चौथे में दिया है, दूसरे में पूछ रहा है। नो प्रॉब्लम, याद रहे v प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन, याद करो, अंडरलाइन करो। तो पीछे भी वीडियो में सब कुछ बताया हूँ, सब कुछ पढ़ चुके हो, लेकिन एग्जाम में जाते जाते इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन कहाँ से आने हैं, पर उसको विशेष करके देख करके जाना है ना, तो उसको देख लो। चलो नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, अब ये वेलोसिटी बराबर देखो भाई कितनी होती है, तो अब इसको लिखना चाहते हो कांस्टेंट में, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दो वहाँ पर, 1/137 होता है ना। तो वेलोसिटी बराबर होती है 1/137 इंटू क्या, इंटू c अपॉन n, जहाँ पर c क्या है, ये भी फार्मूला नोट करो जल्दी से। यहाँ पर c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो ये भी फार्मूला याद रखना। आ जाओ अगला पॉइंट। हाँ नेक्स्ट। अब जैसे मान लो कि देखो दो चीज़ें याद करो, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, करेंट आई, फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक, ये सभी के सभी होते हैं प्रोपोर्शनल टू क्या, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। हाँ चलो, तो जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब होते हैं, अंडरलाइन करो, ये तीनों एक साथ याद करो, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। अब ऐसे ही जैसे यहाँ पर V1 V2 निकाले, मान लो कि पूछ लिया है F1, F1 क्या है, नाम नोट कर लो, ये है फ्रीक्वेंसी, मीन्स चक्करों की संख्या एक सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है, तो ये प्रोपोर्शनल का निशान है। आई कितनी करंट प्रोड्यूस हो रही है, ऑर्बिट में कितनी करंट प्रोड्यूस हुई है, और ये ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है उसकी, एंगुलर वेलोसिटी है। हो गया, याद हो गया सब। चलो अब तो जानते हो कि फ्रीक्वेंसी का उल्टा टाइम पीरियड होगा, तो टाइम पीरियड टी कर दो प्रोपोर्शनल टू, तो टी प्रोपोर्शनल टू है एन, उल्टा कर दो इसी का, एन क्यू अपन क्या था, जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर कर दो, ये टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी का उल्टा होगा टाइम पीरियड, एन बराबर 1/t। और कुछ, हाँ मैग्नेटिक फील्ड देख लो, तो मैग्नेटिक फील्ड है बी, बी प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब अपॉन एन टू द पावर 5। किसी भी ऑर्बिट में मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, हो गया। ये याद रहे। चलो, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन किसी भी ऑर्बिट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, लिखो जल्दी, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम। हाँ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन क्या, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बराबर कितना होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम कहते हो, एंगुलर मोमेंटम एल कहते हो, किसके बराबर होता है, ई अपॉन 2m, जहाँ पर m क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, l क्या है एंगुलर मोमेंटम, e क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, m क्या है इलेक्ट्रॉन का मास। बोर का स्पेक्ट्रम फार्मूला मालूम है, 1/λ बराबर आर जेड स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 कौन सा होता है, n1 बराबर, हाँ जल्दी बोलो, बामर के लिए n1 कितना रखोगे 2, लाइमन के लिए n1 कितना रखोगे 1, और n2 क्या होता है हायर लिमिट, यानी कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। हो गया, चलो हाँ आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट।
हाँ देखो, जैसे मान लीजिए सर्कुलर मोशन में आ जाओ, तो 1D, पहले तो 1D, तो 1D में जानते हो 1D तो पूरा डिस्प्लेसमेंट दिया है, स्पीड निकाली है, वेलोसिटी निकाली है, एक्सेलरेशन निकालना, सब कुछ जानते हो, डिफरेंशिएट कर देते हो गया, आराम से निकल गया। अच्छा, अब जब भी कभी भी मैक्सिमम वेलोसिटी, अभी जस्ट इसे पहले वाले एपिसोड में है, जब भी कभी मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी हो, जब भी कभी मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी हो तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, जब एक्सेलरेशन को जीरो कर दोगे। आज जब कभी भी तुमको बताना हो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो क्या करोगे, वेलोसिटी को जीरो कर दोगे, ठीक। अच्छा, और यहाँ पर अब जानते हो कि जब भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए सर्कुलर मोशन का जब भी कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ज़रूर ये चेक करना, सबसे पहला काम ये करना है उसमें कि वह मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वह सबसे पहले चेक करना कि वह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि यह नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्यों? क्योंकि जानते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है यदि तो मात्र उसमें एक ही फोर्स काम कर रहा है। यदि वह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें फोर्स कितने काम कर रहे हैं, ओनली वन फोर्स काम कर रहा है, केवल एक फोर्स काम कर रहा है, ठीक। लेकिन यदि वह नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें कितने फोर्स काम कर रहे हैं, दो फोर्स काम कर रहे हैं। तो और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो कितने एक्सीलरेशन, एक एक्सीलरेशन, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कितने एक्सीलरेशन, तीन एक्सीलरेशन। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, कौन सा बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो अब यदि ये सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, तो जानते हो कि एक एक्सीलरेशन तो हमेशा रहना ही, या एक का एक्सीलरेशन तो हमेशा रहना ही रहना है, कौन सा, ac। और यदि वो सर्कुलर मोशन है तो एक एक्सीलरेशन हमेशा फिक्स है, ac क्यों होता प्रोड्यूस होता है, ac दिशा बदलने के कारण प्रोड्यूस होता है, ठीक। तो थ्योरी में सब पढ़े हुए, सर्कुलर मोशन की थ्योरी है पीछे, थोड़ा भी डाउट हो तो फटाफट चला जाओ सर्कुलर मोशन में, पूरा चैप्टर पढ़ डालो, रिवाइज कर डालो। तो AC, और AC बराबर कितना होता है पता ही है, AC बराबर ओमेगा स्क्वायर r, या AC बराबर क्या है, v स्क्वायर बाई r। ओके, तो जब देखो तो मास m है, एक्सेलरेशन AC है, तो यहाँ पर फोर्स कितना हो गया, F, तो F बराबर कितना हो गया, F बराबर mv स्क्वायर बाई r, फिक्स है। चलो ओके, तो ये कब होगा, यह जब यही केवल हो और कोई दूसरा फोर्स ना हो तो यह कौन सा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। लेकिन यदि एक फोर्स और लगा दिया जाए तो जानते हो किसे बोलते हो, FT होता ना, FT बराबर क्या होता है, m इंटू AT, कौन सा फोर्स है, टेंजेंशियल। तो बॉडी पर जब नेट फोर्स निकालना होगा तो क्या करिएगा, जब बॉडी पर नेट फोर्स निकालना होगा तो F बराबर कितना हो जाएगा तब, FC का होल स्क्वायर प्लस FT का होल स्क्वायर। अब सवाल ये है कि FT कैसे निकालोगे, तो नो प्रॉब्लम, m इंटू AT। अब ये याद रखना कि जो भी यहाँ पर v दिया जाता है, वैसे मान लो कि v बराबर दिया है 4t स्क्वायर प्लस 5 मान लो दिया हुआ है ना, जो भी v है, तो अब आपको निकालना है यहाँ पर AT। तो आपके क्वेश्चन में जो भी v बराबर दिया रहेगा तो याद रखना कि कभी भी वेलोसिटी नहीं होती है, याद रहे कि हमेशा स्पीड होता है। क्यों, वेलोसिटी होता तो IJK होता, या दिशा होती पूर्व पश्चिम, कुछ दिशा होती, तो ये हमेशा स्पीड होता है। और यह FT बराबर क्या है, m इंटू AT क्या है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ओके, तो देखो, तो अब इसको जब डिफरेंशिएट कर दोगे ना तो तुमको निकल जाएगा, मिल जाएगा तुमको AC। तो डिफरेंशिएट AT बराबर क्या हुआ, यानी कि AT बराबर हुआ dV बाई dt, हुआ ना। अब जो भी टाइम होगा डिफरेंशिएट करोगे तो 8t प्लस 0 हो गया, 8t हो गया। तो AT निकालना हो कहीं पर तो यह 8t हो गया। अब देख लेना कि समय कितना पूछा है, समय कितना दिया है, t का मान रख दोगे, t की वैल्यू रख देना, AT का मान निकल जाएगा। ओके, आ जाओ देखो, अब जा देखना भाई, AT बराबर dV बाई dt हो गया, तो पहला ये काम कर लेना। अब FT देखना, एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, तो FT बराबर क्या हुआ, m dV बाई dt। ओके, तो ये FT निकाल लोगे यहाँ से। अब देखो, तो ये कब होगा, जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, यानी कि जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया तो दो फोर्स हो गए, एक FC और दूसरा FT, और ये हुआ कौन, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन भी निकल जाएगा, ये हुआ A और ये है कौन, AT,
तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए बराबर कैसे निकालते हो, √AC² प्लस AT² कर दोगे तो ए आ जाएगा। हो गया। तो यहाँ पर विशेष करके 2 पूछे जाते हैं, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट में 2 आते हैं। और यहाँ पर देखो याद रखना कि कह देगा क्वेश्चन में कि ये जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बढ़ रही है। तो जब ऐसा कुछ भी कहे तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोला क्वेश्चन में, तो ये क्या हो गया, यही AT हो गया ना। तो कभी कभी तो ये ऐसे बोल देता है क्वेश्चन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कभी कभी कैसे बोलेगा, कह देगा कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से स्पीड बढ़ रही है, तो तुरंत फटाफट समझ जाना कि वो क्या दिया हुआ है, वो क्या दिया है, वो दिया है क्या, वह टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया हुआ है। ठीक, चलो। कभी कभी क्या होता है कि वो दिया नहीं रहता है, तुमको निकालना होता है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर निकालने आया था 8T, तो 8 है ना, 8T, तो जो देख रहे ध्यान देना, 8T वेलोसिटी मान लो आई कहीं, तो जब 8T वेलोसिटी आई तो ये क्या शो कर रहा है कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो कहीं भी यदि वेलोसिटी बढ़ रही है यानी कि स्पीड बढ़ रहा है, तो यदि स्पीड टाइम की फंक्शन हो रही है, तो जब स्पीड टाइम का फंक्शन हो रहा है, तो जब भी कभी स्पीड बदल रहा होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है, समय के साथ जब स्पीड बदल रही होती है, तो ऐसे ही सर्कुलर मोशन को नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म बनाने के लिए कभी भी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, देखो ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो FC वर्क डन, FC डज नॉट वर्क। क्या FC कभी कोई काम करता है, FC सेंट्रीपिटल फोर्स डज नॉट वर्क, सेंट्रीपिटल फोर्स कभी कोई काम नहीं करता। तो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज दैट विल बी 0। तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स को कभी किसी पावर की ज़रूरत पड़ती है, नहीं। क्यों, क्योंकि जब वर्क नहीं करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स PC बराबर 0 होता है। PC क्या है, पावर, यानी कि PC क्या है, पावर। किसको पावर की ज़रूरत है, यानी कि FT को पावर चाहिए, लेकिन इस FC को कोई भी पावर नहीं चाहिए। याद है सब कुछ? हाँ, तो अच्छी तरह से रिवाइज कर लो फटाफट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लिखो, एक लिस्ट बनाओ जल्दी। यूनिफॉर्म सर्कुलर में क्या क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर में क्या क्या रहेगा। FC कोई वर्क करता है, नहीं। कभी भी किसी भी बॉडी पर यदि कोई फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगा हुआ है, कभी भी किसी भी बॉडी पर यदि कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगा हुआ हो, तो ऐसा मोशन हमेशा ही सर्कुलर मोशन होता है। जैसे देखो, अभी ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, यहाँ लगा हुआ है ना, ये एंगल कितना है, 90। जब यहाँ पर बॉडी चली गई तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स अभी यहाँ है FC, और बॉडी की दिशा ये है, मूवमेंट की दिशा नहीं, वेलोसिटी ये है। जब वो यहाँ आया तो वेलोसिटी ये है और ये FC, देख रहे हो। तो 90 डिग्री हमेशा ना। तो आपको क्वेश्चन में कहता है कि यदि किसी मूविंग बॉडी के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हमेशा कंटिन्यूअस फोर्स लगा हुआ हो, तो बताओ कि वह कैसा मोशन होगा। तो क्या मारेंगे तो निशान फटाफट, यस, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये सब कुछ याद कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर बहुत ही मैजिकल हमने आपको फार्मूला बताया था। तो मैजिकल फार्मूला बताया था क्या, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होते हैं, तो बड़े क्वेश्चन को देखो, ये तो सारे क्वेश्चन आप कर लोगे ना तुरंत ही। पहचान कैसे पहचानोगे कि ये यूनिफॉर्म है, सबसे पहले सीख लो जल्दी से। यदि थोड़ा भी डाउट लग रहा हो, पहचानने में कि यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, कॉपी खोलो जल्दी से फटाफट, क्लास वाली। हाँ, अब आ जाओ। देखो, तो अब यहाँ पर कुछ बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, तो कुछ बड़े क्वेश्चन आते हैं और जैसे यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी है, तमाम है ना, बहुत सारे न्यूमेरिकल है। 200 न्यूमेरिकल सर्कुलर मोशन मैं कॉपी में सॉल्व करवाया हूँ। कम से कम 200 न्यूमेरिकल तो केवल सर्कुलर मोशन का लोग सॉल्व किए हैं कॉपी में। तो सारे सब रिवाइज तो हो नहीं सकता है ना, तो मैं केवल पॉइंट बता रहा हूँ तुमको कि क्या पढ़ो जल्दी।
चलो अब जहाँ देखना ये चीज़ याद करो, बहुत ज़रूरी है। ये सब याद होगा तुमको, मैं पक्का है, मैं जानता हूँ तुम्हें याद है, 100% पूर्ण विश्वास है, आपको सब याद है, आप बनने जा रहे हो, टॉप करने जा रहे हो, डॉक्टर बनने जा रहे हो 100%। लेकिन ये दिल मांगे मोर, हाँ ये दिल मांगे मोर, हाँ। तो चलते चलते और देख लो, और देख लो, और देख लो, इसको भी देख लो, इसको भी देख लो, इसको भी देख लो, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, होता है। चलो फिलहाल अच्छी बात है। चलो हाँ, तो अब जैसे मान लो कि यदि ऐसा सर्कुलर मोशन हो रहा है, जल्दी मारो इसका आंसर। तो ये कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, तो कह रहा है कि कोई बॉडी एम मास, किसी बॉडी का मास है एम, रेडियस है आर, मास है एम, और इसका मैक्सिमम टेंशन टी मैक्स अपॉन टी मिनिमा, याद आ रहा है क्वेश्चन ना। तो टी मैक्स अपॉन टी मिनिमा का रेशियो आता है 4 तो बताओ कि हाँ, और रस्सी की लंबाई मान लो कि यह बॉडी की रस्सी की लंबाई है, यह वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है, यह वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हाँ, ये बहुत सारे ट्रिक्स बनाया हुआ हूँ। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, जल्दी करो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, टी मैक्स अपॉन टी मिनिमा बराबर 4 है। तो टी मैक्स अपॉन टी मिनिमा बराबर 4 है, और रस्सी की लंबाई जो दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है L अपॉन 10 मीटर। कितना दिया है, L अपॉन 10 मीटर। हाँ, L/10 मीटर दिया हुआ है। तो जल्दी बोलो कि वेलोसिटी एट द बॉटम एंड velocity at the top of हाँ जल्दी मारो आंसर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप पर भी निकालो और बॉटम पर भी निकालो। हाँ जल्दी करो, हो गया आंसर। हाँ हो गया, याद होना चाहिए सब यह। चलो भाई, फार्मूला देखो, तो बता चुका हूँ क्या कि वी टॉप बराबर क्या होता है जी, √n+5 अपॉन n-1, n+5 अपॉन n-1 इंटू क्या, इंटू GL। तो वी टॉप मीन्स ऊपर, यहाँ पर। तो जैसे मान लीजिए पेंडुलम है, रस्सी की लंबाई L है, लेकिन यहाँ दिया हुआ आपको क्वेश्चन में दिया है L/10 दिया हुआ है, तो स्मॉल l मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक। और ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन करा रहे हैं, यानी कि ये पेंडुलम है, एक इंड पकड़े हुए हैं और इस तरह से घुमा रहे हैं ना, मीन्स वर्टिकल सर्किल में घुमा रहे हैं, मोशन करा रहे हैं, वर्टिकल सर्किल में मोशन करा रहे हैं, ठीक। तो एक बार टॉप पर होगा और एक बार नीचे बॉटम पर होगा, नीचे। तो टॉप वाली वेलोसिटी कितनी है, बॉटम वाली वेलोसिटी कितनी है, और क्या दिया हुआ है, टी मैक्स अपॉन टी मिनिमा। तो जानते हो कि टी मैक्सिमम, जल्दी बोलो कि टी मैक्सिमम कहाँ पर होता है। तो जानते हो कि टी मैक्सिमम यहाँ पर होता है। जब पेंडुलम इस पोजीशन में होता है तो उसका टेंशन टी मैक्स होता है ना। और मिनिमम टेंशन कब होता है, जब वो पेंडुलम यहाँ पर पहुँचता है, तब उस समय जो टेंशन होता है वह टी मिनिमा होता है। तो कह रहा है कि टी मैक्सिमा प्लस टी मिनिमा का रेशियो यदि 4 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, कुछ भी हो, तो यदि टी मैक्स अपॉन टी मिनिमा बराबर 4 दिया हुआ हो, तो कह रहा है कि बताओ कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी। तो आपको मैं शॉर्टकट बताया था कि जब भी यहाँ की वेलोसिटी बतानी हो, टी मैक्स या टी टॉप की बतानी हो, मैक्स तो वेलोसिटी मैक्स में यहाँ होगी, यहाँ वेलोसिटी मिनिमम होगी। तो जब वेलोसिटी वी मिनिमम बतानी हो, यानी कि टॉप पर बतानी हो, तो शॉर्टकट बताया हूँ n+5 अपॉन n-1 इंटू
जी एल। अब कहोगे सर ये एन क्या है, तो यहाँ जो दिया रहता है ना उसी को एन बोलते हैं। तो कभी भी यदि आपको दिया हुआ है टी मैक्स अपॉन टी मिनिमा का रेशियो, कभी भी आपको दिया हुआ हो, कभी भी यदि आपको दिया है टी मैक्स अपॉन टी मिनिमा का रेशियो दिया हुआ हो, तो मार दो शॉर्टकट फटाफट। देखो वी टॉप बराबर कितना हुआ, n + 5, ध्यान देना n + 5, n मीन्स जो दिया हुआ है 4 + 5 4 - 1, दिस इज द फैंटास्टिक मैजिकल प्रोसेस g × l। ठीक, ये हुआ आंसर वी टॉप। तो वी टॉप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि वी मिनिमम कह सकते हो, क्योंकि टॉप पर ही वेलोसिटी कितनी होती है, मिनिमम होती है। तो 4 + 5 9 और 4 - 1 3 और 9/3 मीन्स 3, तो √3 GL हो गई वेलोसिटी, हो गई। अब चाहो तो ये तो फार्मूला आ गया आपका, ये फार्मूला आ गया। ठीक, दिए गए वैल्यू पर ये वैल्यू है, दैट इज नॉट ऑलवेज फिक्स। अब देखो तो वी टॉप हो गया बेटा, तो वी टॉप बराबर कितना हुआ, तो वी टॉप जब आ गया √3 GL। अब इस क्वेश्चन का पार्टिकुलर, इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए 3 × 10 और L का मान दिया है L/, क्या दिया था, L/10 दिया था लंबाई। देखना ये इस्तेमाल जी रख दिया जाए हम लोग, हाँ रख दिया। अब इस मिसवाल L का मान दिया है L/10, तो L/10, 10 से 10 कैंसिल, कितना आया आंसर 3L। तो व्हाट इज आंसर 3L, वी टॉप 3L। ओके ओके, देखो अब जितना भी दिया रहे, अब मान लीजिए L बराबर दिया 30 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम है 30 रख दीजिए, जो भी दिया रहे ना, जो भी दिया रहे उसकी वैल्यू रख दो। चलो हो गया। अच्छा अब जा देखना, यहाँ याद करिए क्या याद करोगे, यहाँ जब आ की वेलोसिटी आती थी, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होती है, √5 RG, फॉर्मूला याद है ना। तो ये कौन सी वेलोसिटी थी, यह मिनिमम वेलोसिटी थी कि मैक्सिमम वेलोसिटी थी, यह मैक्सिमम वेलोसिटी थी। क्या थी वो, मैक्सिमम वेलोसिटी थी। यहाँ पर वेलोसिटी आप कितना पाए थे, √3 RG पाए थे ना, जहाँ पे R रेडियस हुआ करता था, याद करो सर्कुलर मोशन। और यहाँ पर वेलोसिटी तब क्या पाए थे, 0 पाए थे। यानी कि जब यहाँ पर वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक वेरिएशन कितना होता है, √3 RG, और यहाँ से यहाँ तक वेरिएशन कितना होता है, देखो यहाँ 5 RG होता है, यहाँ पर 3 RG है, यहाँ पर 0 है, नो 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 नो, यहाँ पर कितना था जी, यहाँ पर √RG था ना बेटा, तो यहाँ पे RG था। ठीक, तो टेंशन 0 था, यहाँ पे टेंशन 0 होता है, वेलोसिटी √RG होती है। तो अब देखना √5 RG, तो √5 RG यहाँ है, तो यहाँ पर जाने में √2 RG कम हो जाता है। मीन्स कि यदि हमको यहाँ की वेलोसिटी पता हो और यहाँ की बतानी हो, तो कोई भी वैल्यू दिया हो तो उसमें से 2 RG माइनस कर देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। यहाँ से देखो यहाँ पर √3 RG है, 2 RG यदि इसमें से मल्टीप्लाई कर दो, 2 RG इसमें से माइनस कर दिया, यानी डिजिट है ना, बस यही माइनस कर दो, 3 में से 2 निकाल दो, 1 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब जा देखना वेरी मैजिक, क्या, तो जब हमको वेलोसिटी यहाँ पर मिली √3, नहीं ये तो वैल्यू देखो किस पे आई है हम लोग का, मतलब जो भी देखो यहाँ पे ऐसे समझो, जो भी यहाँ पर निकाल दिया टॉप वाला वेलोसिटी आ गई ना, टॉप वाली वेलोसिटी आ गई। यदि उसमें √2 RG जोड़ देंगे तो यहाँ की वेलोसिटी आ जाएगी, और यदि √2 RG फिर जोड़ देंगे तो यहाँ की वेलोसिटी आ जाएगी। और एक बिंदु का, यानी कि एक बिंदु का पता हो तो दूसरे बिंदु का ऑटोमेटिकली हम ऐसे बता सकते हैं। और वहाँ से जब एक पॉइंट का मालूम हो ना, तो दूसरे पॉइंट का बताना तो बहुत ही आसान है, कुछ भी लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि 2 RG वाला नियम मालूम है तभी सॉल्व होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा दो ना, कैसे, देखो एक बिंदु का पता हुआ तो टॉप पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकालोगे, पहले याद करो फार्मूला, फिर से एक बार चलो, वी टॉप बराबर, जल्दी बोलिए अंदर क्या हुआ, वी टॉप बराबर, फिर से लिखो, वी टॉप बराबर, साफ साफ दिया है यहाँ, वी टॉप बराबर √n + 5/n - 1 इंटू क्या, इंटू G × L, बस। जहाँ पर n क्या है, जहाँ पर n क्या है, जहाँ पर n T मैक्स अपॉन T मिनिमा का रेशियो होगा, बस हो गया, एकदम एक लाइन हो गया। अब हाँ, अब क्या, अब जा देखना,
कि इतना जब कर लोगे तो एक बिंदु का तो आपको पता चल गया। यहाँ का यदि तुमको मालूम हो वेलोसिटी, तो यहाँ की टोटल एनर्जी निकाल सकते हो कि नहीं। इसे कोई रेफरेंस लेवल मान देना। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, और इस एल लंबाई और एल लंबाई, हाइट कितनी हो गई 2L हो गई। तो यहाँ की टोटल एनर्जी बराबर यहाँ की टोटल एनर्जी लगा देना, बस कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर देना, कुछ भी आवे। वही चीज़ यहाँ की टोटल एनर्जी बराबर यहाँ की टोटल एनर्जी, यहाँ की टोटल एनर्जी बराबर यहाँ की टोटल एनर्जी, सॉल्व कर देना। ठीक, आ जाओ। तो सर्कुलर मोशन में इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। बाकी न्यूमेरिकल तो जानते हो कि कम से 200 न्यूमेरिकल हम इस चैप्टर पे करवाए हुए हैं, तुम्हारी कॉपी में है। तो जो क्लासरूम वाले बच्चे हैं, ऑफलाइन में पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, उनके लिए बात हो रही है। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, नहीं क्लास में पढ़े हुए बेटा, तो थोड़ा सा टाइम का कमी है, नहीं तो हम अभी वो भी 200 क्वेश्चन फिर से सॉल्व कर देते हैं अभी ना। लेकिन अभी चूँकि यहाँ पर देखते होंगे सर्कुलर मोशन में, मैं वीडियो में देख लीजिए, सर्कुलर मोशन में कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व, हाँ सर्कुलर मोशन है पड़ा हुआ, चिंता की बात नहीं है। आप नई क्लासरूम में रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि सर्कुलर मोशन का वीडियो आ चुका है और है। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं होगा, लेकिन 100% थ्योरी है, ये तो मुझे याद है, 100% थ्योरी है। आ जाओ। हाँ, अब आ जाओ थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन। तो देखो भाई, यहाँ पर सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन, रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन, एक बार सब पूरी कॉपी एक बार फिर से दोहरा डालो, दे डालो सारे, सब कुछ जितने भी करवाया हुआ हूँ ना, मैं मैक्सिमम जितना हो पाता है मैं उतना जो है अभी रिवाइज कर रहा हूँ, सब लेते जा रहा हूँ ना। जैसे तुम्हारे एग्जाम में आएगा यहाँ वहाँ से कोई, तो मैं एकदम वैसे ही रिवाइज कर रहा हूँ, जैसे एग्जाम के पैटर्न पर रिवाइज करवा रहा हूँ। हाँ चलो भाई, जैसे मान लो कि यह कोई एक सरफेस है, यह कोई सरफेस है, और इस सरफेस पर एक लाइट इंसिडेंट कर रही है। ठीक, ये लाइट इंसिडेंट कर रही सरफेस पर, और ये है नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्शन। जानते हो कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस नॉर्मल से, नॉर्मल यह है नॉर्मल, तो जितने डिग्री पर लाइट इंसिडेंट कर रही होती है उतने ही डिग्री पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है। ये क्लियर हो। तो जब आपसे कहा जाए कि एंगल ऑफ डेविएशन इन रिफ्लेक्शन, तो बोलो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ, जल्दी बोल दो। एंगल ऑफ डेविएशन इन रिफ्लेक्शन ऑन ए प्लेन सरफेस, ये क्या है, प्लेन सरफेस। जल्दी बोलिए आंसर। कहाँ है एंगल ऑफ डेविएशन, देखो ये है, लाइट रिफ्लेक्ट ना होती तो सीधे जाती, लाइट रिफ्लेक्ट ना होती तो सीधे जाती। अब लाइट चली गई यहाँ, तो जितना एंगल वह गई वही एंगल ऑफ डेविएशन का लाएगा। दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, डेल हुआ। अब डेल का मान कितना होगा, तो जानते हो, क्या जानते हो भाई, ये पूरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री है ना, पाई है, 180 डिग्री है। ठीक, देखो यह 180 डिग्री या पूरा है, या ये वाला 180 डिग्री। तो 180 में से यदि ये इतना माइनस कर दिया जाए तो ये वैल्यू निकल जाएगी ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन इन द रिफ्लेक्शन बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस क्या 2 थीटा, डेल बराबर 180 माइनस 2 थीटा हुआ कि नहीं हुआ, पक्का हो गया, नो प्रॉब्लम। एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, प्लेन सरफेस जब रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन ये होगा। ठीक, अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आ रहा तुम्हारे सामने, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल लेकर रहा तुम्हारे सामने, जल्दी आंसर दो इसका। अच्छा, अब इसी और बता दो, ये तो हो गया क्लियर। अब चलो एक फार्मूला लिखो, एक लाइन लिखो कि व्हेन रे इज
सक्सेसिवली है, नॉट सक्सेसफुली, when ray is successively reflected by two plane mirror inclined at angle theta, the total deviation produced will be. हाँ, अब मारो आंसर। व्हेन रेज रिफ्लेक्ट फ्रॉम टू प्लेन मिरर्स एट एंगल थीटा, तब डेविएशन बराबर क्या होगा? बस दो मिरर है ना, 180 को क्या कर देना, 180 गुणे 2 कर देना, 360 बन जाएगा और कुछ नहीं। देखो तो अब लिख देना 360 माइनस 2 थीटा, बस आंसर हो गया। हो गया? हाँ, अब आ जाओ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ए रे रिफ्लेक्टेड successively from two plane mirrors inclined at certain angle undergoes deviation of 300 डिग्री। यानी कि दो प्लेन मिरर हैं, देखो ये दो प्लेन मिरर हैं, ये दो प्लेन मिरर है कोई, और एंगल ऑफ डेविएशन इनके बीच का थीटा है, और कह रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन दिया है 300 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन दिया हुआ है 300 डिग्री, तो एंगल ऑफ डेविएशन दिया 300 डिग्री, और एंगल ऑफ जो है इंक्लिनेशन है दो प्लेन मिरर का, तो एक m1 और एक m2, ये दो प्लेन मिरर हैं, तो दो प्लेन मिरर हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल बराबर कितना है 300। अब कह रहा है कि यस व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इमेज इन दिस रिफ्लेक्शन, तो कोई वस्तु रखी हुई है, उसका नंबर ऑफ इमेज पूछ रहा है, क्या करोगे? जल्दी करो, हाँ जल्दी करिए। डेल बराबर 300, एंगल ऑफ डेविएशन दिया है आपको 300 दिया ना, एंगल ऑफ डेविएशन 300 दिया हुआ है, जल्दी मारिए आंसर। क्या करना है? दो प्लेन मिरर साफ साफ दिया हुआ है, तो डेल के मान 300 दिया, डेल का फार्मूला ये लगा दो, एंगल ऑफ डेविएशन कितना दिया है, देखो 300 हो गया बराबर क्या, माइनस 2 थीटा, ये 2 थीटा है, माइनस 2 थीटा। चलो 2 थीटा का मान निकाल दो, कितना हो जाएगा, ये उधर गया 2 थीटा, उधर गया उधर गया, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 360 में से 300 निकाल दो 60, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना आया थीटा का मान 30 डिग्री आया, थीटा बराबर हो गया। अब जा देखना 30 डिग्री आ गया। अब बाकी का काम जानते हो कि नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालते हो, कॉपी पे नोट करवाया हूँ नंबर ऑफ इमेज, जल्दी देखो वहाँ पे, तो वहाँ नियम है ना कि आड आ रहा है कि इवन आ रहा है, कब माइनस करते हैं कब नहीं करते हैं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो देखो तो अब ये कितना हो गया, ये थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो गई, तो नंबर ऑफ इमेज, तो नंबर ऑफ इमेज बराबर कितना हुआ 360 बेटा क्या करते हो, थीटा से डिवीजन कर देते हो, 360 बटा थीटा हो गया कि, और थीटा का मान कितना आ रहा है 30 हो गया, कितना आ गया 12, तो इवन आया है ना। तो जानते हो कि जब इवन आता है क्या करते हो, ध्यान देना, ये क्या आया है इवन, जब इवन आता है तो इसमें से -1 कर देते हो, तो आंसर कितना आया 11 इमेज, यानी कि नंबर ऑफ इमेज कितने बने 11, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे, कितना बना 11 हो गया। आ जाओ नेक्स्ट, हाँ तुम लोगों के लिए जम करके मेहनत कर रहा हूँ, तुम लोग तो कर ही रहे हो, लेकिन जानते हो कि तुम्हारे फ्यूचर में ही अपना भी फ्यूचर होता है।
तब टॉप करोगे, फिजिक्स में ना नंबर की बरसात करोगे, जम करके नंबर आएगा, तभी कहोगे कि हाँ STP सर ने मुझे पढ़ाया है, हम पढ़े हैं कहीं फिजिक्स, है कि नहीं। जानते हो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स इस समय पूरा देश विदेश पूरे इंडिया में ना, आप तो कहो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, तो उसमें से एक तुम भी हो जाओ, तुम्हारा नंबर अगला है ना, जम करके निकालो, एम्स में एडमिशन लो, दिल्ली एम्स, क्लियर, या जहाँ चाहो वहाँ लो, तुम अपनी मर्ज़ी से निकालो। तो तुम्हारा काम क्या है, जम करके अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर पेपर देना, और अभी अच्छी तरह से जल्दी जल्दी सारे फास्ट फार्मूला देख लो, सब रिवाइज, नया कुछ नहीं पढ़ने का है। अब जितना पढ़े बहुत पढ़े हो, बहुत पढ़े हो, बहुत हाई लेवल पर पढ़े हो, बहुत ज़्यादा पढ़े हो ना। अभी समय केवल काम है क्या, जैसे मैं रिवाइज करवा रहा ना, तो इस समय केवल काम है बस सारी चीज़ों को बस एक बार, हाँ बार 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 बस केवल दिमाग में आ जाए, उन पर नज़र पड़ जाए एक बार, बस वही काम करो इस समय। चलो अब आ जाओ। हाँ देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखने का तो टाइम नहीं है मुझे, तो आप जानते हो कि पूरा ऑप्टिक्स बहुत ज़बरदस्त पढ़े हो, बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व किए हो, इंटरफेरेंस वगैरह तो हम जानते हैं कि कम से कम 100 क्वेश्चन तो किए ही हो गए मिनिमम। तो इंटरफेरेंस वगैरह ना, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, सारा जितना किए, पोलराइजेशन का सारा फार्मूला ना, ब्रिस्टल्स लॉ, मेलस लॉ वगैरह पर जितना न्यूमेरिकल करवाया हूँ, एक बार जल्दी देखो, हाँ जल्दी देखो, सब कुछ यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है ना हमको, मैं रिवाइज तो करवा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तुरंत इसके बाद मैं अभी ये वीडियो डाल रहा हूँ ताकि मैं सब एक बार रिवाइज करवा दूँ। बस तुम क्या करो, जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ, कुछ भी पढ़ लो, मान लो बायो भी पढ़ रहे हो तो वीडियो खोल दो वहाँ पे, हाँ सामने रख दो, चलता रहे, आवाज़ आती रहे। बायो रिवाइज करो, केमिस्ट्री रिवाइज कर रहे हो तब भी वहाँ पर फिजिक्स का वीडियो खोल दो, हमारा चलता रहे, समझ ना। विशेष करके रिवीजन वाला जो इधर आ रहा है अभी 2-3 दिन, जो 3 वीडियो है कम से कम, या 4 वीडियो है पीछे जो अभी मॉडर्न फिजिक्स वाला है, तो इनको तो तुरंत खोल दो। क्यों, मैकेनिक्स से बहुत ज़्यादा टाइम है दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल भी वहाँ पर सॉल्व है, यहाँ न्यूमेरिकल थोड़ा सा कम सॉल्व है, तो इसलिए थोड़ा वीडियो सॉल्व कर खोल के रख दो, वीडियो ऑन करके रख दो, आवाज़ आती रहे, याद करते रहो, बायो भी याद कर रहे हो तभी वहाँ पर ना वो चलता रहे वीडियो। तो हाँ क्या कौन से जो आ रहा, मैं जितना बोल रहा हूँ तो तुमको मालूम है, लेकिन अब बस वहाँ देख लो कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, कोई नया पॉइंट तो नहीं है कि जो सर बोले हैं और हमको पता नहीं है, बस ये बस इस पर ध्यान दो, और वह एक बार रिवाइज होता रहे वो भी। क्यों, एग्जाम के समय में तो क्या करना, एग्जाम के समय में तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एक ही साथ करनी है, तो एक ही साथ अभी आज ही शुरू कर दो। हाँ चलो आ जाओ, चलो फिलहाल ओके कमान। तो देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द थर्ड सब्सिडियरी मैक्सिमा। डिफ्रैक्शन का सवाल है, बहुत ज़्यादा है, सब जबरदस्त करवाया हूँ, तो अभी नया कुछ भी नहीं, सब पुराना बस वही ना, कॉपी याद करो। तो डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ थर्ड सब्सिडियरी मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। देखो अब पहले तो बस 2 चीज़ शब्द नोट कर लो, क्या बताना है तुमको पहले ये नोट करो। तो सेकेंडरी सब्सिडियरी मैक्सिमा, कंडीशन याद होगा, बहुत ज़बरदस्त पढ़ाया हूँ पूरा ऑप्टिक्स। तो सेकेंडरी सब्सिडियरी मैक्सिमा बताना है तुमको ना, थर्ड यहाँ पर एक और शब्द लिख दो, थर्ड सेकेंडरी सब्सिडियरी मैक्सिमा को बताना है क्या है, और आपको वेवलेंथ दिया हुआ है, लेमडा की वैल्यू दे रहा है 6200 एंगस्ट्रॉम दे रहा है, ठीक है। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, सब लिखने की जरूरत नहीं है। द विड्थ ऑफ द स्लिट इज 2 मिलीमीटर, देखो डी का मान इस्तेमाल, डी का मान विड्थ ऑफ द स्लिट, तो विड्थ ऑफ स्लिट कितना दे रहा है, तो विड्थ ऑफ स्लिट दिया हुआ है ये है 2 मिलीमीटर एंड स्क्रीन इज, और कैपिटल डी 4 मीटर ना, स्क्रीन क्या कहा है, स्क्रीन इज अवे, यानी कि स्क्रीन कितना दूर रखा हुआ है, तो डी कैपिटल डी हम लिख दिया हूँ सीधे सीधे, डी बराबर 4 मीटर। हाँ अब बोल दो जल्दी से, वैल्यू बोलो तो कितना आ रहा है, पोजीशन बताना है आपको, जल्दी बोलो, देखो याद है कि नहीं बेटा, याद करो जल्दी, हाँ मारो आंसर जल्दी। थर्ड सब्सिडियरी मैक्सिमा का तुमको पोजीशन बताना है,
सारी वैल्यूज दी हुई है। हाँ, ऐसे निकाल लो। हो गया बेटा? हाँ, तो फाइनल आपको मैं फार्मूला बताया था, कॉपी में याद है सबको, कॉपी में लिखवाया हूँ और आपको याद होगा। क्या? लिखो जल्दी कि एक्स एन बराबर 2n+1 इंटू लेमडा डी अपॉन 2d। याद आया? लेमडा डी अपॉन 2d, ये वाला फॉर्मूला याद आया? तो अब ये है क्या? नहीं याद है? कोई बात नहीं, याद करो जल्दी से, फिर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सिलेक्शन है इस क्वेश्चन का, इसलिए देखो फिर दिया जा रहा है। नहीं तो ऐसे तो कई सौ न्यूमेरिकल तो तुम्हारी कॉपी में सॉल्व है, ऑप्टिक्स का सब सॉल्व करवाए हैं, तुम याद भी किए होगे। तो बस ये याद करना, ये वाले फार्मूले पे जाओ। इस समय एक एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, फार्मूले पे जाओ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, हर टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करो, हर टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करो। एक्शन बाबा क्या हुआ? 2n+1 लेमडा डी बाई 2d हो गया। n है नंबर ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, यानी कि नंबर ऑफ सेकेंडरी सब्सिडियरी मैक्सिमा। तो देखो, यह सब्सिडियरी शब्द रहे चाहे ना रहे, सेकेंडरी शब्द होना चाहिए, और सेकेंडरी शब्द होता ही है। हो गया? अब चलो, तो एक्स एन यानी कि हम लोग अब न्यूमेरिकल इसका आंसर देना है बेटा, तो क्या करोगे? तो चलो फिर आप फार्मूला लिख दो। पहले यहाँ पे लिखो जल्दी, यहाँ पे फार्मूला ये लिखो जल्दी, फार्मूला नोट कर लिया? लिखो यहाँ पे कि ये है क्या? डिस्टेंस ऑफ एनी मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर। तो डिस्टेंस ऑफ एनी मैक्सिमा फ्रॉम द सेंटर, या डिस्टेंस ऑफ एनी सब्सिडियरी मैक्सिमा फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। हो गया? चलो अब आ जाना, देखो भाई, तो आपको किसका बताना था? चलो कहाँ पे ले लिया जाए? यहाँ पे ले लें। चलो x3 बताना था आपको। 2n+1 कितना हो गया? 2n+1 2 गुणे 3, 2 इंटू 3+1 इंटू लेमडा कौन सा डी है? कैपिटल डी अपॉन स्मॉल 2d। यही है ना? आ जाओ, देखो कितना आ रहा है? x3 बराबर, यानी कि थर्ड बोला है ये 32617, तो 7 इंटू लेमडा की वैल्यू ले लो। तो लेमडा की वैल्यू दिया 6200 एंगस्ट्रॉन, तो 6200 एंगस्ट्रॉन मीन्स 10⁻10। और क्या दिया है बेटा? और दिया है यहाँ पे, हाँ डिस्टेंस दिया है ना, तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस दिया था 4 मीटर, ये डी कैपिटल डी है 4 मीटर अपॉन क्या? 2 इंटू डी, 2 इंटू स्मॉल डी की भी वैल्यू देखो कितना दिया है? स्मॉल डी बराबर दिया है 2 मिलीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻³ सॉल्व कर दो। तो x3 की वैल्यू आपको आएगी सॉल्व करने के बाद, गुणा भाग में किया हूँ बता देता हूँ, पहले से है आंसर हमारे सामने। तो 4.34 मिलीमीटर, तो 4.34 मिलीमीटर। ओके, तो दिस इज द आंसर। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। किसी का भी कोई भी मैक्सिमा आपको बतानी होगी तो आप ये यूज करिएगा फार्मूला, याद करिए फिर से। हाँ, अब बोलो कि मिनिमा बतानी होगी तो क्या करोगे? ये तो बात रही मैक्सिमा की, तो कोई भी अब मिनिमा बताना होगा तो क्या करोगे? उसका फार्मूला लिखो जल्दी से। तो हाँ, मिनिमा का कंडीशन तो लिख दीजिए कि मिनिमा एक्स एन, कंडीशन फॉर मिनिमा
तो ये है कंडीशन फॉर मिनिमा। एक्स एन बराबर, यहाँ पर भी वही फार्मूला देखो, एक्स एन बराबर क्या बेटा, एन लेमडा डी, एन लेमडा डी अपॉन डी। हाँ, ये डिफ्रैक्शन है ना, तो डिफ्रैक्शन वाले में जानते हो कि इंटरफेरेंस वाला जो मैक्सिमम होता है वो इसमें मिनिमा होता है। आज जो इसका जो इंटरफेरेंस में मैक्सिमा था उसमें मिनिमा, आज जो इसमें मिनिमा था वो मैक्सिमा। याद है ना ये लाइन। चलो, तो ये हो गया मिनिमा का कंडीशन, अंदर करो, अंडरलाइन करो, ये मिनिमा का कंडीशन। हो गया। चलो, तो हाँ, तो एक काम हम करते हैं, एक काम करते हैं कि यहाँ पर अभी ना, तो अभी इसको हम यहीं पे रोकते हैं। तब तक आप इसको देखिए, जल्दी से फास्ट यहाँ तक देखिए, इसको याद करिए, इसको मतलब ये पूरा रिवाइज करिए। जहाँ जहाँ बताया हूँ, सर्कुलर मोशन वाली कॉपी, न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन वाली कॉपी सब दोहरा डालिए, एक बार याद कर डालिए। और मैं अभी जस्ट आधे घंटे के बाद में मैं अभी फिर एक दूसरा वीडियो आपको देता हूँ, और फिर रात में एक हमारा वीडियो आएगा, वह देख करके सुन करके एग्ज़ाम देने जाना है आपको। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ। ठीक है, तो अभी सभी यहीं पर रोकता हूँ, थोड़ा सा चाय पी लूँ, और तब मैं फिर अभी आधे घंटे के अंदर फिर अभी स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ना, तो मैं अभी तुरंत उसको स्टार्ट करूँगा, और ये आप क्या करिए, तब तक इसको रिवाइज करिए। जहाँ जहाँ बोला हूँ कॉपी, एक बार फिर से वही कॉपी पूरी फिजिक्स में क्या करना है। मान लो कि आप बायो पढ़ रहे हो ना, तो नो प्रॉब्लम, बायो पढ़ो, जल्दी से पूरी एनसीईआरटी तैयार करो, बायो के लिए पूरी एनसीईआरटी देख डालो, जल्दी जल्दी पूरी, जहाँ जहाँ पर रंगीन मारे हुए हो ना, सारा डायग्राम वगैरह जितना भी है सब देख डालो एक बार पूरा फर्स्ट क्लास का। एक काम और कर डालो, एक काम और कर डालो कि अभी जो कपड़ा कल पहन करके जाना है, ठीक है, तो अभी तो मैं दूंगा, अभी मैं मिलूंगा तो मैं बताऊंगा आपको क्या क्या करना है, लेकिन पहले सुन लो, जो कपड़ा पहन के जाना है उसमें एडमिट कार्ड सारी चीज़ें पहले उसमें रख दो, अभी रख दो, कल का टेंशन नहीं, डाल दो, अभी जो भी पहन के जाना है डाल दो उसमें। ठीक है, और जो एडमिट कार्ड होगा तो उसमें देख लो कि उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, अभी मंगा लो, नहीं मान लो रात में अब करोगे, रात में करो, हालांकि जाना तो है कल, अब तुमको 1 बजे पहुँचना, रिपोर्टिंग है 1 बजे तक पहुँच जाना हर हाल में सेंटर पर, पहले पहुँच जाना। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होकर के पहले पहुँच जाना फर्स्ट क्लास आराम से। ठीक है, और उसके पहले इस समय देख लो, सारे इंस्ट्रक्शन देख लो, क्या क्या लेकर के जाना है, कैसे जाना है ना। और लड़कियां विशेष ध्यान दें, हमारी जो प्रिय छात्राएं हैं वो विशेष ध्यान दें, उनको क्या करना है, क्या क्या लेकर जाना, सारे इंस्ट्रक्शन एक बार फिर से पढ़ लीजिए, और देखिए कि कुछ ना कि हाई हील वगैरह नहीं होना चाहिए, और जो भी ड्रेस कोड वगैरह है वो आप ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए, मास्क होना चाहिए। मास्क का लेकर के आप जाएंगे, आप पहन कर तो मास्क जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन शायद वहाँ मिलेगा, तो देखिए यदि मिलता है तो भी, नहीं तो आप नया मास्क अपना रखे रहिएगा। ठीक है, पेन अभी जरूर करके जाइएगा अपना, लेकिन ये है कि वहाँ पर पेन शायद अलाउ आपका होगा नहीं, पेन भी शायद वो अंदर से ही देंगे ही, आप वो जानते हैं, तो पेन भी अंदर से देंगे। इंस्ट्रक्शन में सब लिखा हुआ, एडमिट कार्ड में सब कुछ लिखा हुआ, एक बार अच्छी तरह से उसको पढ़ डालिए। फोटो वगैरह के जो भी नियम वगैरह हैं तो भी देख लीजिए, फोटो पहले ही सब कर लीजिए, गार्जियन को बोल दीजिए कर ले अपना, कर करके फोटो वगैरह बना हो तभी जल्दी से करवा लो, सब कुछ कर करके सब ओके कर लिए, अभी ओके कर लिए। और अब इसके बाद क्या करिए, अभी से लेकर के अब बाकी का जो टाइम है वह जल्दी से जल्दी सब कुछ रिवाइज करिए। ओके, तो चलिए फिलहाल अभी इस एपिसोड में यहीं रोकता हूँ, और अभी आधे घंटे बाद में फिर आता हूँ तुरंत। तो अभी थोड़ा सा मैं जो अब सबसे हमको देना है क्या है, क्योंकि पूरा तो कोर्स पढ़े ही हो, हमको 100% गेस करना है, तो 100% गेस करना है। जो बचा हुआ है, जैसे भी पोलराइजेशन ले लो, पोलराइजेशन में 2 ही चीज़ है, दोनों पढ़ डालो, मेलस लॉ ब्रुस्टर्स लॉ दोनों पढ़ डालो। ठीक है, लेकिन उसमें कौन सा क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा उसको देख लिया जाए। तो अभी मैं आता हूँ फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर के क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन मैं लेकर के अभी फिर आता हूँ। तब तक कितना देख लिया आप लोग, क्लियर? ओके, बेस्ट ऑफ लक।